वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी हैं। लेकिन एक किताब ऐसी है जिसके बारे में उन्होंने कहा, ये वो किताब है जिसे मैं हर उस इंसान को पढ़वाना चाहता हूं जो इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेता है। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार कही। वो किताब है हावर्ड मार्क्स की द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हावर्ड मार्क्स वो इंसान है जिन्होंने ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट की स्थापना की, जो आज $170 अरब से ज्यादा मैनेज करती है, और उनके इन्वेस्टर लेटर्स को पूरी वॉल स्ट्रीट पढ़ती है। लेकिन इस किताब में ऐसा क्या है जो बाकी इन्वेस्टिंग बुक्स से इतना अलग है? ज्यादातर इन्वेस्टिंग बुक्स आपको बताती है कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन से सेक्टर में जाएं, कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये किताब आपसे कुछ और मांगती है। ये मांगती है आपकी सोच। हावर्ड मार्क्स का मानना है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फर्क जीतने वाले और हारने वाले के बीच नंबर्स का नहीं, सोच का होता है। इस किताब में 21 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो इन्वेस्टिंग को एक अलग एंगल से समझाती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सच में समझना चाहते हैं, अगर आप एवरेज इन्वेस्टर से आगे जाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्वेस्टिंग बुक समरी, जहां हम बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हावर्ड मार्क्स की किताब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी किताब के सभी 21 चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हर चैप्टर का कोर लेसन, एक रियल एग्जाम्पल और आपके लिए एक प्रैक्टिकल टेक अवे। हावर्ड मार्क्स कहते हैं कि ये सब लेसन्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे एक माला के मोती। इस पूरी किताब का एक ही सेंट्रल मैसेज है, इन्वेस्टिंग में टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है आपकी सोचने की क्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेकंड लेवल थिंकिंग। हावर्ड मार्क्स अपनी किताब की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं, अगर इन्वेस्टिंग इतनी आसान होती तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब वे एक कॉन्सेप्ट में देते हैं जिसे वे कहते हैं सेकंड लेवल थिंकिंग। बाजार में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला, फर्स्ट लेवल थिंकर, जो सरफेस पर दिखने वाली बात पर रिएक्ट करता है, जैसे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो शेयर खरीद लो, या बाजार गिर रहा है तो सब बेच दो। ये सोच 90% लोगों के पास होती है, और क्योंकि ये जानकारी सबके पास होती है, शेयर की प्राइस पहले ही बदल चुकी होती है। इसमें कोई एज नहीं है। दूसरा सेकंड लेवल थिंकर है जो एक कदम आगे सोचता है। हाँ, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन क्या मार्केट ने पहले ही इसे प्राइस में जोड़ लिया है? क्या लोग जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं? और अगर उम्मीद से थोड़ा भी कम हुआ तो शेयर बुरी तरह गिरेगा। मान लीजिए एक कंपनी ने अनाउंस किया कि प्रॉफिट 30% बढ़ा। फर्स्ट लेवल थिंकर कहेगा खरीदो, लेकिन सेकंड लेवल थिंकर सोचेगा कि मार्केट को पहले से 40% ग्रोथ की उम्मीद थी, 30% तो उम्मीद से कम है, शेयर गिरेगा। और यही होता है, शेयर उस दिन गिरता है, भले ही प्रॉफिट बढ़ा हो। मार्क्स एक और जरूरी बात जोड़ते हैं, सिर्फ अलग होना काफी नहीं है, आपका सही होना भी जरूरी है। इसीलिए सेकंड लेवल थिंकिंग के लिए गहरी रिसर्च, पेशेंस और साइकोलॉजी की समझ चाहिए। एक सेकंड लेवल थिंकर हमेशा खुद से पूछता है, भविष्य में क्या क्या हो सकता है, मार्केट की आम राय क्या है, और मैं उससे कितना अलग हूं। शेयर की कीमत उसकी रियलिटी से मेल खाती है, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा। बाजार में जो साफ दिख रहा है उसमें पैसा नहीं है, पैसा वहां है जिसे लोग देख नहीं पा रहे। चैप्टर 2, मार्केट एफिशिएंसी और उसकी लिमिट्स। आपने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का नाम सुना होगा, जिसका मतलब है कि बाजार में इतने स्मार्ट लोग हैं कि कोई भी नई इंफॉर्मेशन तुरंत शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसीलिए कोई भी लगातार मार्केट को बीट नहीं कर सकता। मार्क्स इस थ्योरी को पूरी तरह नहीं नकारते, लेकिन एक जरूरी बात जोड़ते हैं, बाजार ज्यादातर समय एफिशिएंट होता है, लेकिन हमेशा नहीं। और उन्हीं गैप्स में असली अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। बाजार 3 कारणों से इनएफिशिएंट हो जाता है। पहला, इंसानी इमोशंस, क्योंकि बाजार को मशीन्स नहीं इंसान चलाते हैं, और इंसान डरते हैं, लालची होते हैं और घबराते हैं, जिससे कभी कभी एक बेहतरीन कंपनी का शेयर घबराहट में बहुत सस्ते में बिक जाता है, और एक घटिया कंपनी का शेयर लालच में आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरा, एक ही खबर को अलग अलग लोग अलग तरीके से डिकोड करते हैं। खबर सबके पास एक हो, लेकिन उसे समझने का तरीका अलग होता है, और यही गैप अपॉर्चुनिटी बनाता है। तीसरा, कभी कभी बड़े म्यूचुअल फंड्स को मजबूरन शेयर्स बेचने पड़ते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो, जिससे टेम्पोररी गलत प्राइस बन जाती है। मार्क्स कहते हैं, असली मुनाफा वहां मिलता है
जहां बाजार इनएफिशिएंट है, जैसे अनजान और छोटे स्टॉक्स, बदनाम सेक्टर्स और भयानक संकट के समय। 2020 में कोविड के शुरुआती दिनों में बाजार 40% गिरा। लोग घबराहट में हर चीज बेच रहे थे, लेकिन जिन्होंने पहचाना कि बाजार इनएफिशिएंट हो गया है और इमोशंस ने प्राइस को वैल्यू से बहुत नीचे धकेल दिया है, उन्होंने खरीदारी की और अगले 18 महीनों में पोर्टफोलियो 2 से 3 गुना हो गया। जब पूरा बाजार डरा हुआ हो तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या यह फियर जस्टिफाइड है या ये अपॉर्चुनिटी है। चैप्टर 3, वैल्यू को समझना। मार्क्स कहते हैं कि निवेश का सबसे बुनियादी हिस्सा है वैल्यू। किसी भी चीज की असली वैल्यू क्या है, यह जाने बिना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको ये नहीं पता कि किसी चीज की असली कीमत क्या है, तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप उसे सस्ता खरीद रहे हैं या महंगा। वॉरेन बफेट की फेमस लाइन है, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी प्राइस वो है जो आप देते हैं और वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि आप कोई खराब कंपनी खरीदते हैं, बल्कि तब होती है जब आप किसी अच्छी कंपनी को गलत दाम पर खरीदते हैं। मार्क्स 2 इन्वेस्टिंग स्टाइल्स की बात करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां आप कंपनी की आज की कंडीशन, उसकी एसेट्स, कैश और प्रॉफिट देखते हैं, और अगर मार्केट उसे एक्चुअल वैल्यू से कम पर बेच रहा है तो खरीदते हैं। ये ज्यादा सेफ है क्योंकि ये आज के ठोस नंबर्स पर बेस्ड है। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जहां आप कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल पर दांव लगाते हैं कि वो अगले 5-10 साल में कितनी बड़ी होगी, जो ज्यादा रिस्की है क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है। मार्क्स कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग ज्यादा भरोसेमंद है। मान लीजिए 2 कंपनीज हैं। कंपनी ए बहुत पॉपुलर है, हर कोई खरीद रहा है, पीई रेशियो 80 है, यानी आप 80 साल के प्रॉफिट के बराबर प्राइस दे रहे हैं सिर्फ फ्यूचर की उम्मीद में। और कंपनी बी बोरिंग है, कोई बात नहीं करता, लेकिन पीई 10 है, डिविडेंड देती है, डेट 0 है और कैश फ्लो स्ट्रांग है। मार्क्स कहते हैं कंपनी बी अक्सर बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि आप वैल्यू से कम में खरीद रहे हैं और आपके पास सेफ्टी का कुशन है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी कंपनी की वो असली कीमत जो उसके बिजनेस, उसकी संपत्ति और उसके भविष्य के मुनाफे पर आधारित होती है। और इसीलिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले पीई, पीबी और कैश फ्लो देखिए और पूछिए, क्या प्राइस इस वक्त वैल्यू से कम है। चैप्टर 4, प्राइस और वैल्यू का रिलेशनशिप। मार्क्स यहां एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। इन्वेस्टिंग में सक्सेस ये नहीं है कि आपने क्या खरीदा, सक्सेस ये है कि आपने कितने में खरीदा। और कोई भी एसेट, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अगर उसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा जाए तो वो एक बुरा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कोई भी एसेट, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसे बहुत कम दाम पर लिया जाए तो वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन सकता है। शेयर मार्केट में प्राइस एक पेंडुलम की तरह बिहेव करती है। जब बाजार में सब खुश होते हैं तो लोग लालच में किसी भी कीमत पर शेयर खरीदते हैं और प्राइस वैल्यू से बहुत ऊपर चली जाती है, जिसे हम बबल कहते हैं। और जब बाजार गिरता है और डर होता है तो लोग अच्छे शेयर्स भी औने पौने दाम पर बेचते हैं और प्राइस वैल्यू से बहुत नीचे आ जाती है, जहां असली बार्गेन मिलता है। मार्क्स एक जरूरी चेतावनी देते हैं, गिरती हुई कीमत को देखकर यह मत समझिए कि चीज सस्ती हो गई। एक स्टॉक जो 1000 रुपए से गिरकर 500 रुपए पर आ गया, वो अभी भी महंगा हो सकता है अगर उसकी असली वैल्यू केवल 200 रुपए हो। इन्फोसिस का एग्जाम्पल देखिए। 1999-2000 में .com बबल के दौरान शेयर 9000 रुपए से ऊपर गया। 2002-2003 में क्रैश के बाद वही शेयर 9000 के आसपास आ गया। कंपनी वही थी, बिजनेस वही था, क्वालिटी वही थी, बदली थी सिर्फ प्राइस। जिन्होंने 9000 रुपए में खरीदा वे सालों तक लॉस में रहे, और जिन्होंने 9000 रुपए में खरीदा उनका रिटर्न असाधारण रहा। यही है प्राइस वर्सेस वैल्यू का सबसे बड़ा लेसन। मार्क्स यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हमेशा वैल्यू से काफी कम प्राइस पर खरीदिए, क्योंकि अगर आपने 100 रुपए की वैल्यू वाली चीज 60 रुपए में खरीदी है तो भले ही आपका अनुमान थोड़ा गलत निकले और एक्चुअल वैल्यू 80 रुपए हो, आप फिर भी प्रॉफिट में हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक सेफ्टी कुशन है जो आपकी गलतियों को माफ करता है और बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपका पैसा सुरक्षित रखता है। चैप्टर 5, रिस्क को समझना। मार्क्स यहां इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं।
लोग सोचते हैं ज्यादा रिस्क यानी ज्यादा रिटर्न, और फाइनेंस की टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि रिस्क यानी वॉलेटिलिटी, मतलब शेयर जितना ऊपर नीचे हो उतना रिस्की। मार्क्स इसे पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रिस्क का असली मतलब है पैसे का परमानेंटली खो जाना, द पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। अगर एक शेयर आज 20% गिरा लेकिन अगले साल 40% बढ़ गया तो वो रिस्क ही नहीं था, उसकी प्राइस टेम्परेरली नीचे आई थी। असली रिस्क तब है जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां आपका पैसा वापस आने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो। मार्क्स की सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, रिस्क सबसे ज्यादा तब होता है जब सबको लगता है कि रिस्क है ही नहीं। जब बाजार बहुत ऊपर होता है, हर कोई कह रहा होता है कि ये बुल रन रुकेगा नहीं, लोग बिना रिसर्च किए शेयर खरीद रहे होते हैं और हर नई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो रही होती है। यही वो मोमेंट है जब एक्चुअल रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसका उल्टा भी सच है। जब हर कोई डरा हुआ हो, मंदी की बात कर रहा हो, बाजार क्रैश हो चुका हो, तब रिस्क एक्चुअली सबसे कम होता है क्योंकि कीमतें वैल्यू से बहुत नीचे होती है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंसेक्स 60% से ज्यादा गिरा। 2007-8 में जब मार्केट पीक पर था तब रिस्क सबसे ज्यादा था, लेकिन लोगों को लगा नहीं। 2009 में जब मार्केट बॉटम पर था तब रिस्क सबसे कम था, लेकिन लोग डरे हुए थे। जिन्होंने 2009 में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया, उन्होंने अगले 5 साल में पैसा 4-5 गुना किया। इसीलिए रिस्क को कभी सिर्फ प्राइस मूवमेंट से मत मापिए, बल्कि पूछिए, क्या इस इन्वेस्टमेंट में पैसा परमानेंटली खोने का चांस है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल टिकाऊ है? और क्या मैंने इतने डिस्काउंट पर खरीदा है कि कुछ गलत हो तब भी बच जाऊं? चैप्टर 6, रिस्क को पहचानना। मार्क्स कहते हैं कि रिस्क को पहचानना रिस्क को समझने से ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि रिस्क अदृश्य होता है। जब तक बाजार ऊपर जा रहा है, हर इन्वेस्टमेंट सही लगती है और हर रिस्की शेयर भी प्रॉफिट दिखाता है। असली रिस्क तब सामने आता है जब बाजार गिरता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिस्क का सबसे बड़ा सोर्स है ओवर ऑप्टिमिज्म। जब मार्केट बहुत लंबे समय तक ऊपर जाती है तो इंसान का दिमाग यह मान लेता है कि यही नॉर्मल है और लोग सोचने लगते हैं कि इस बार अलग है, मंदी अब पुरानी बात है, अगर अभी नहीं लिया तो पछताऊंगा। और यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों से गलत फैसले करवाता है। मार्क्स कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क खराब कंपनी से नहीं, बल्कि अत्यधिक ऊंची कीमतों से आता है। और जब भी किसी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री कहा जाने लगे, समझ जाइए कि वो उस समय दुनिया का सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस वक्त उसकी कीमत में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचा होता। रिस्क को पहचानने के लिए मार्क्स बैलेंस शीट से ज्यादा लोगों के व्यवहार को देखने की बात करते हैं। जब आपके घर के लोग, जिन्हें इन्वेस्टिंग की कोई समझ नहीं, वो भी स्टॉक टिप्स देने लगे, तो समझ जाइए कि रिस्क अपने पीक पर है। ये 2000 में हुआ, 2008 में हुआ, 2021 में हुआ। हर बबल से पहले यही सिग्नल आया। रिस्क का एक सिंपल चेकलिस्ट। क्या वैल्यूएशंस हिस्टोरिकली हाई है? क्या न्यूज में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है? क्या लोग बिना रिसर्च के एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? और क्या आपके आसपास नॉन इन्वेस्टर्स भी टिप्स दे रहे हैं? अगर इनमें से ज्यादातर का जवाब हाँ है, तो सावधान हो जाइए और अपने पोर्टफोलियो में डिफेंसिव चेंजेस लाइए। चैप्टर 7, रिस्क को कंट्रोल करना। मार्क्स यहां एक जरूरी अंतर क्लियर करते हैं। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब है इन्वेस्टिंग ही मत करो जिससे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, जबकि रिस्क कंट्रोल का मतलब है बाजार में उतरना, मौका ढूंढना, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि अगर चीजें गलत हो तो नुकसान कम से कम हो। और बेहतरीन इन्वेस्टर वो है जो मार्केट गिरने पर कम से कम खोता है, लेकिन मार्केट बढ़ने पर उसका हिस्सा जरूर लेता है। रिस्क कंट्रोल का नतीजा अक्सर दिखाई नहीं देता। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो रिस्क कंट्रोल करने वाला इन्वेस्टर शायद थोड़ा पीछे लग सकता है, लेकिन उसकी असली ताकत तब दिखती है जब बाजार क्रैश होता है। मार्क्स एक बेहद सटीक एग्जाम्पल देते हैं। घर का इंश्योरेंस जब तक घर में आग नहीं लगती तब तक बेकार लगता है। हर साल प्रीमियम देते जाओ, कुछ मिलता नहीं, लेकिन जिस दिन आग लगती है वही इंश्योरेंस सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। रिस्क कंट्रोल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मार्क्स की डिफेंसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के 2 मेन रूल्स हैं। पहला, खराब इन्वेस्टमेंट्स को पोर्टफोलियो में आने ही मत दो, क्योंकि एक भी टॉक्सिक इन्वेस्टमेंट पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा,
क्रिकेट में बैट्समैन को हर बॉल खेलनी होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप जितनी चाहें उतनी बॉल्स छोड़ सकते हैं, और सजा तब मिलती है जब गलत बॉल पर बल्ला चलाते हैं। आपको हर बॉल पर मारने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखिए कि आउट ना हो। हर इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक सवाल जोड़िए, अगर ये फेल हो गई तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का कितना % नुकसान होगा। और अगर जवाब 20% से ज्यादा है तो पोजीशन साइज छोटी करिए, क्योंकि कोई सिंगल इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि अकेले आपको तोड़ दे। चैप्टर 8 मार्केट साइकिल्स। मार्क्स कहते हैं कि बाजार में एक चीज हमेशा होती है, साइकिल्स। इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल, क्रेडिट साइकिल, मार्केट साइकिल। हर साइकिल की एक पैटर्न होती है जो ऊपर जाती है, चरम पर पहुंचती है, नीचे आती है, तल पर पहुंचती है और फिर ऊपर जाती है। ये खत्म नहीं होते, बस अपना रूप बदलते हैं। और इन्हीं साइकिल्स की वजह से बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। मार्क्स का मानना है कि दुनिया में लगभग हर चीज साइक्लिक है। सूरज उगता है और ढलता है, मौसम बदलते हैं, इकोनॉमी भी कभी बढ़ती है, कभी सुस्त पड़ती है। बाजार में कभी भी हमेशा के लिए तेजी या मंदी नहीं रह सकती। साइकिल्स का सबसे बड़ा ड्राइवर है ह्यूमन बिहेवियर। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं और ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन यह साइकिल एक पॉइंट पर टूटती है, जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। फिर डर आता है, लोग बेचते हैं, प्राइसेस गिरती है और ज्यादा लोग डरते हैं। साइकिल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जब कोई कहे दिस टाइम इज डिफरेंट, तो समझ जाइए वह साइकिल के सबसे खतरनाक पॉइंट पर खड़ा है। 1929, 2000, 2008, हर बबल से पहले लोगों ने यही कहा और हर बार वही हुआ जो हमेशा होता है। 2017 में इंडिया का स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी से बढ़ा। हर कोई स्मॉल कैप्स खरीद रहा था, वैल्यूएशंस आसमान पर थे। 2018-2019 में वही इंडेक्स 60-70% गिर गया। जो साइकिल को समझते थे वे 2017 में कॉशियस थे और 2019 में उन्होंने बेहतरीन बार्गेन्स पिक किए। साइकिल पहचानने के लिए ये 3 सिग्नल्स देखिए। क्या बैंक्स बहुत आसानी से लोन दे रहे हैं? क्या हर आईपीओ मैसिव सब्सक्रिप्शन पा रहा है? और क्या मार्केट में किसी को करेक्शन का डर नहीं है? चैप्टर 9 पेंडुलम की समझ। मार्क्स साइकिल्स को एक्सप्लेन करने के लिए पेंडुलम का एक बहुत पावरफुल मेटाफॉर यूज करते हैं। जिस तरह एक पेंडुलम घड़ी में एक छोर से दूसरे छोर तक डोलता रहता है, बाजार भी भावनाओं के 2 सिरों के बीच झूलता रहता है। एक तरफ उत्साह, लालच और हद से ज्यादा भरोसा, और दूसरी तरफ डर, घबराहट और सब कुछ खो देने की चिंता। मार्क्स कहते हैं कि जब पेंडुलम एक तरफ के एक्सट्रीम पर होता है तो बाजार बहुत महंगा होता है, और जब दूसरी तरफ होता है तो बाजार बहुत सस्ता होता है। बाजार अपना 90% समय एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ ट्रैवल करने में बिताता है, और वो कभी बीच में नहीं रुकता। जैसे ही बाजार अपनी सही कीमत पर पहुंचता है, लोगों की भावनाएं उसे धक्का देकर दूसरे छोर की तरफ ले जाती है। पेंडुलम के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, रिकवरी, जब कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स देख लेते हैं कि चीजें सुधरने वाली हैं और क्वाइटली खरीदारी करते हैं। दूसरा, मोमेंटम, जब ज्यादातर इन्वेस्टर्स को यकीन हो जाता है और मार्केट तेजी से बढ़ता है। तीसरा, यूफोरिया, जब हर कोई मान लेता है कि बाजार हमेशा बढ़ता रहेगा। यही वो पॉइंट है जहां पेंडुलम वापस मुड़ने के लिए तैयार होता है। 2021 में इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या कुछ ही महीनों में करोड़ों बढ़ गई। हर डीमैट अकाउंट खुल रहा था। पेंडुलम यूफोरिया स्टेज पर था। 2022 में करेक्शन आई और जो स्टेज 3 में फोमो में आए वे सबसे ज्यादा नुकसान में गए, जबकि जो स्टेज 1 में थे उनके ओवरऑल रिटर्न्स अभी भी अच्छे रहे। एक सफल इन्वेस्टर को इस पेंडुलम की स्थिति को पहचानना होगा। जब पेंडुलम ग्रीड साइड पर हो तो डरिए, कुछ प्रॉफिट्स बुक करिए और कैश रखिए, और जब फियर साइड पर हो तो साहसी बनिए और उस कैश से धीरे धीरे क्वालिटी शेयर्स खरीदिए। चैप्टर 10 नकारात्मक भावनाओं से मुकाबला। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इन्वेस्टर या खराब कंपनी नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग और भावनाएं हैं। और इन्वेस्टिंग में पैसा डेटा की वजह से नहीं डूबता, बल्कि इमोशंस की वजह से डूबता है। 3 सबसे खतरनाक इमोशंस हैं। पहला, ग्रीड यानी लालच। जब दोस्त का शेयर डबल हो जाता है तो आप रिसर्च छोड़कर जल्दी उसमें कूदना चाहते हैं, वैल्यूएशन नहीं देखते, रिस्क नहीं सोचते। और यही लालच लोगों को पीक पर खरीदवाता है, जहां से गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। दूसरा, फियर यानी डर।
जब मार्केट 20% गिरता है तो जो शेयर आपने फंडामेंटली सोचकर खरीदा था वो भी बेच देते हैं। यही डर लोगों को बॉटम पर बेचवाता है और ये डबल नुकसान है, क्योंकि पहले लॉस हुआ फिर रिकवरी भी मिस हुई। तीसरा, एनवी यानी ईर्ष्या। जब कोई किसी स्टॉक से 3x कमाता है तो आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं और दूसरों की सफलता को देखकर उनसे ज्यादा पाने की चाहत में आप सबसे ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर होते हैं। मार्क्स एक और डेंजरस सिचुएशन बताते हैं जिसे वे सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। बाजार में एक समय ऐसा आता है जब लोग लॉजिक का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और खुद को यकीन दिला लेते हैं कि कीमतें कभी नहीं गिरेंगी। और भीड़ का मानसिक दबाव इतना होता है कि जब पूरी दुनिया चिल्ला रही हो खरीदो, तब अकेले शांत बैठना बहुत मुश्किल होता है। इन इमोशंस से लड़ने के लिए मार्क्स 3 हथियार बताते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को एंकर बनाइए और जब इमोशंस प्रेशर बनाए तो वैल्यू पर वापस आइए। हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि हर बबल बर्स्ट हुआ है और हर क्रैश रिकवर हुआ है, और यह नॉलेज आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। और जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो या बहुत ज्यादा डर हो, उस मोमेंट में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। 48 घंटे रुकिए और फिर डिसाइड करिए। चैप्टर 11, कॉन्ट्रेरियनिज्म। भीड़ के उलट चलना मार्क्स का एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। बाजार में जो सबको दिखता है उसमें पैसा नहीं है। पैसा वहां है जो सबको नहीं दिखता, और इसीलिए इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसा तब बनता है जब आप वो करते हैं जो बाकी सब करने से डर रहे हैं। जब सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हों तो वो डायरेक्शन पहले से प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका होता है और वहां आपके लिए कोई एज नहीं है। भीड़ हमेशा पीछे देखकर फैसला लेती है। अगर पिछला साल अच्छा था तो सोचती है अगला भी अच्छा होगा। लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन भविष्य की उन पॉसिबिलिटीज को देखता है जिन्हें भीड़ नजरअंदाज कर रही है। एक रियल कॉन्ट्रेरियन जब बाजार में ग्रीड चरम पर हो तो कॉशियस होता है और कैश बढ़ाता है, और जब फियर चरम पर हो तो साहस दिखाता है और धीरे धीरे खरीदता है। लेकिन मार्क्स यहां एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। कॉन्ट्रेरियन होने का मतलब सिर्फ भीड़ के उल्टा चलना नहीं है। सच्चा कॉन्ट्रेरियन वो है जिसके पास भीड़ से अलग होने का ठोस रीजन होता है। अगर सब आसमान की तरफ देख रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए जमीन की तरफ देखते हैं क्योंकि आप अलग दिखना चाहते हैं, तो ये कॉन्ट्रेरियनिज्म नहीं, मूर्खता है। 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया जब कोई उसकी बात नहीं करता था। वॉच मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत कम थे और टाइटन की वैल्यू मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। यह था सच्चा कॉन्ट्रेरियन डिसीजन, भीड़ के खिलाफ लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के साथ, और टाइटन ने अगले 15 साल में थाउजेंड्स ऑफ % रिटर्न दिया। मार्क्स ऑनेस्टली स्वीकार करते हैं कि यह मेंटली बहुत थका देने वाला होता है, और आप कैश होल्ड कर रहे हो तो लगेगा पीछे छूट रहे हैं। लेकिन बाजार में सबसे ज्यादा मुनाफा उस वक्त आता है जब आप सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं। चैप्टर 12, बार्गेन्स ढूंढना। मार्क्स कहते हैं कि भीड़ के खिलाफ जाने के बाद असली सवाल यह है कि खरीदना क्या है, और एक सफल इन्वेस्टर का काम एक शिकारी जैसा होता है जो बाजार के मलबे में छिपे बार्गेन्स ढूंढता है। एक बार्गेन स्टॉक वो नहीं है जिसकी कीमत कम है, बल्कि वो है जिसकी कीमत उसकी वैल्यू के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप 100 रुपए की चीज 95 में खरीदते हैं तो ये अच्छी डील है, लेकिन अगर आप 100 रुपए की चीज 50 में खरीद लेते हैं तो ये असली बार्गेन है। मार्क्स कहते हैं कि बार्गेन्स अक्सर उन जगहों पर मिलते हैं जहां लोग जाने से कतराते हैं। अनपॉपुलर स्टॉक्स जिन्हें लोग बोरिंग समझते हैं, बदनाम सेक्टर्स जिनसे लोग नफरत करते हैं, और डर का माहौल जब पूरा बाजार गिर रहा हो और लोग घबराहट में अच्छे शेयर्स कचरे के दाम पर बेच रहे हो। यही वे जगहें हैं जहां बड़ा पैसा बनता है। मार्क्स एक जरूरी बात समझाते हैं, बार्गेन ढूंढना एक कंपैरेटिव प्रोसेस है। आपको यह नहीं देखना है कि क्या यह शेयर अच्छा है, बल्कि यह देखना है कि क्या यह बाजार में उपलब्ध बाकी सभी विकल्पों से सस्ता और बेहतर है। 2020 में जब हॉस्पिटैलिटी और एविएशन सेक्टर क्रैश हुए, बहुत से फंडामेंटली स्ट्रांग होटल और एयरलाइन स्टॉक्स बहुत कम कीमतों पर मिल रहे थे। जिन्होंने उस वक्त आइडेंटिफाई किया और खरीदा, उन्होंने अगले 2 साल में बेहतरीन रिटर्न्स कमाए। बार्गेन खरीदना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए असहज होना पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट आज आपको सबसे ज्यादा डरा रहा है वही भविष्य में सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है। और याद रखिए, मुनाफा तब कमाते हैं जब सही और सस्ते दाम पर खरीदते हैं, बेचते वक्त नहीं।
चैप्टर 13 पेशेंट अपॉर्चुनिज्म, धैर्यवान अवसरवादिता। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि सही शेयर ढूंढें, सबसे बड़ी चुनौती है कुछ ना करना, यानी सही मौके का इंतजार करना। ज्यादातर इन्वेस्टर्स बाजार में हर रोज एक नया मल्टीबैगर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे जबरदस्ती बाजार से मुनाफा निचोड़ना चाहते हैं। मार्क्स इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि अवसर ढूंढने के बजाय अवसर को अपने पास आने दें। अगर आज बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं है तो सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला है इंतजार करना। मार्क्स यहां महान बेसबॉल प्लेयर टेड विलियम्स का उदाहरण देते हैं। बेसबॉल में अगर आप बॉल को नहीं मारते तो स्ट्राइक आउट हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जितनी चाहे उतनी बॉल्स छोड़ सकते हैं और आपको सजा तब मिलती है जब आप गलत बॉल पर बल्ला घुमा देते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में किया गया इन्वेस्टमेंट अक्सर विनाशकारी होता है। पेशेंट अपॉर्चुनिज्म का कॉम्बिनेशन यह है कि जब बाजार में सब कुछ महंगा हो तो शांत बैठे और कैश बचाएं, और जब बाजार क्रैश हो और कीमतें कौड़ियों के दाम पर हो तो झपट पड़े। वॉरेन बफेट ने 2008 की क्राइसिस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जब सब डरे हुए थे। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज में बेहद फेवरेबल टर्म्स पर डील्स की। यही है पेशेंट अपॉर्चुनिज्म। मार्क्स कहते हैं बाजार आपको हमेशा मौका देगा, बस उस वक्त के लिए अपनी ताकत बचाकर रखनी है। और कभी कभी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वह होता है जिसे आपने किया ही नहीं। चैप्टर 14 अपनी अज्ञानता को पहचानना। टीवी और यूट्यूब पर बैठे एक्सपर्ट्स कितनी आसानी से बता देते हैं कि अगले महीने बाजार कहाँ जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें नहीं पता कि भविष्य में क्या होना है, और दूसरे वो जिन्हें यह नहीं पता कि उन्हें नहीं पता। मार्क्स एक बड़ी हकीकत सामने रखते हैं। भविष्य के बारे में कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति कहता है कि मुझे पता है बाजार कल कहाँ होगा, वह या तो खुद को धोखा दे रहा है या आपको। मार्क्स खुद को आई डोंट नो स्कूल का छात्र मानते हैं और कहते हैं कि सफल होने के लिए भविष्य बताने की जरूरत नहीं, बस दो चीजों के बीच का अंतर समझना होगा। क्या जानने योग्य है, जैसे कंपनी की आज की वैल्यू, उसका बिजनेस मॉडल, उसका फाइनेंशियल हिस्ट्री, और क्या जानने योग्य नहीं है, जैसे अगले साल मंदी आएगी या नहीं, आरबीआई कितनी बार रेट बदलेगी, डॉलर कहाँ जाएगा। भविष्यवाणी मत कीजिए, तैयारी कीजिए। आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि बारिश कब होगी, आपको बस हमेशा अपने पास एक छाता रखना है। इन्वेस्टिंग में छाता रखने का मतलब है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अच्छे वैल्यूएशन पर खरीदना और हमेशा थोड़ा कैश हाथ में रखना, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसका फायदा उठा सके। चैप्टर 15 हम कहाँ खड़े हैं। इसकी समझ भले ही हम ये ना जान सके कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर जान सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। और मार्क्स एक बड़ा अंतर समझाते हैं। भविष्य बताना एक अनुमान है, लेकिन वर्तमान स्थिति को समझना एक ऑब्जर्वेशन है जो पूरी तरह आपके हाथ में है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि कल धूप खिलेगी या बारिश होगी, आपको बस ये देखना है कि अभी आसमान में बादल है या नहीं। मार्क्स ने एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दी है। खतरनाक संकेत हैं जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, बैंक्स बहुत आसानी से और सस्ता लोन दे रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स बाजार में कूद रहे हैं, हर आईपीओ अपनी कीमत से डबल पर खुल रहा है, और मीडिया पर हर रोज बाजार के नए रिकॉर्ड्स की खबरें हैं। सुरक्षित संकेत है जब चारों तरफ मंदी की खबरें हैं, बैंक्स लोन देने से डर रहे हैं, लोग बाजार का नाम सुनकर भाग रहे हैं, और अच्छी कंपनीज भी बहुत कम कीमतों पर मिल रही हैं। मार्क्स एक फेमस ऑब्जर्वेशन देते हैं। जब आपकी टैक्सी ड्राइवर या पड़ोसी आपको स्टॉक टिप्स देने लगे तो समझ जाइए कि बाजार अपने चरम पर है। और ये सिग्नल 1929, 2000, 2008 हर बार काम आया। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं तो स्ट्रैटेजी बदलिए। अगर बाजार महंगा है तो डिफेंसिव हो जाइए और कैश बढ़ाइए, और अगर बाजार सस्ता और डरा हुआ है तो अग्रेसिव हो जाइए, क्योंकि यहां रिस्क कम और मुनाफे की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चैप्टर 16 किस्मत की भूमिका को समझना। दो इन्वेस्टर्स बिल्कुल एक जैसी रिसर्च करते हैं, एक ही समय पर इन्वेस्ट करते हैं, एक मालामाल हो जाता है और दूसरा बर्बाद।
मार्क्स कहते हैं कि इस दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे काम करता है, जिसे हम किस्मत कहते हैं। और इन्वेस्टिंग में अक्सर गलत कारणों से भी सही परिणाम मिल जाते हैं, और सही कारणों से भी गलत परिणाम मिल सकते हैं। किसी ने बिना सोचे समझे एक रिस्की स्टॉक खरीदा और अगले दिन कंपनी का अधिग्रहण हो गया, शेयर डबल हो गया। वो व्यक्ति खुद को जीनियस समझेगा, लेकिन वो हुनर नहीं, किस्मत थी। मार्क्स ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट देते हैं। जो हुआ वो केवल एक पॉसिबिलिटी थी जो सच हो गई। और मान लीजिए आपने एक फैसला लिया जिसके सफल होने के 90% चांसेस थे, लेकिन आप उस 10% में आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैसला गलत था, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही थी, बस किस्मत साथ नहीं दी। एक अच्छा इन्वेस्टर परिणाम को नहीं, बल्कि अपनी निर्णय लेने की प्रोसेस को देखता है। अगर किस्मत इतनी बड़ी है तो क्या सब कुछ भाग्य पर छोड़ दे? मार्क्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस्मत के खिलाफ ढाल है। डाइवर्सिफिकेशन सुनिश्चित करता है कि एक बुरी घटना पूरे पोर्टफोलियो को खत्म न करे। और विनम्रता, हमेशा याद रखिए कि आपकी जीत में आपकी मेहनत के साथ सही समय और सही जगह होने का भी हाथ है। और इसीलिए कभी भी किसी एक जीत पर ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। चैप्टर 17, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग, रक्षात्मक निवेश। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट को एक ऐसी जगह समझते हैं जहां बस अटैक करना है, जहां जितना अग्रेसिव होंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। लेकिन मार्क्स का मानना कुछ और है। वे कहते हैं कि निवेश का खेल वहां होता है जहां जीत उसकी होती है जो सबसे कम गलतियां करता है। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आप डरपोक हैं। इसका मतलब है लगातार और स्टेबल रिटर्न पर ध्यान देना, बड़ी गलतियों से खुद को बचाना और यह सुनिश्चित करना कि आप खेल में बने रहें। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर 2 चीजों पर फोकस करता है। पहला, गलत इन्वेस्टमेंट्स को पोर्टफोलियो से बाहर रखना, क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में खराब शेयर्स को आने से रोक ले तो रिटर्न अपने आप सुधर जाएगा। दूसरा, बाजार के बुरे वक्त में खुद को बचाना, क्योंकि अगर आप गिरते बाजार में खुद को बचा लेते हैं तो चढ़ते बाजार में मुनाफा अपने आप बन जाएगा। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी नींव है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्क्स कहते हैं भविष्य अनिश्चित है और गलतियां होंगी ही, इसलिए हमेशा एक सुरक्षा की दीवार बनाइए। मार्क्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देते हैं। प्रोफेशनल टेनिस में खिलाड़ी पॉइंट्स जीतते हैं मारकर, लेकिन एमेच्योर टेनिस में खिलाड़ी हारते हैं गलतियां करके। और इन्वेस्टिंग ठीक वैसी ही है। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस मूर्ख बनने से बचना है। जो इन्वेस्टर लंबे समय में बड़ी गलतियां नहीं करता, वह ऑटोमेटिकली एवरेज से बेहतर परफॉर्म करता है। चैप्टर 18, खतरनाक गड्ढों से बचना। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की राह पर सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने सही फैसले लिए, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितनी बड़ी गलतियों से खुद को बचाया। मार्क्स गलतियों के 2 मुख्य प्रकार बताते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, यानी एक अच्छे मौके को हाथ से जाने देना, जिसमें आप अमीर नहीं बनते लेकिन पैसा डूबता भी नहीं। और एरर ऑफ कमीशन, यानी एक खराब इन्वेस्टमेंट करना और पैसा गंवाना। मार्क्स के अनुसार एरर ऑफ कमीशन कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाजार में अवसर फिर मिल जाएंगे, लेकिन खोई हुई कैपिटल वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा गड्ढा है कल्पना का अभाव। इन्वेस्टर्स अक्सर ये कल्पना ही नहीं कर पाते कि बुरा वक्त कितना बुरा हो सकता है, और उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। जैसे 2008 में जिन्होंने ये नहीं सोचा था कि बाजार 60% तक गिर सकता है, वे तबाह हो गए। लेवरेज का जाल भी बहुत खतरनाक है। उधार लेकर इन्वेस्ट करना एक एक्सेलरेटर की तरह है, जो अगर सही दिशा में जा रहे हैं तो जल्दी पहुंचाएगा, लेकिन अगर गड्ढे की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे जोर से गिराएगा। कॉन्फर्मेशन बायस, यानी केवल उन्हीं खबरों को पढ़ना जो आपके फैसले को सही बताती हो। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको सच्चाई से दूर रखता है। ईगो, यानी ये मानना कि आप बाजार से ज्यादा स्मार्ट है। मार्क्स कहते हैं बाजार बड़े बड़ों का अहंकार एक दिन में तोड़ देता है। खुद से हमेशा पूछिए, अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा, और अगर उस क्या होगा का जवाब बर्बादी है तो वो इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। चैप्टर 19, वैल्यू बढ़ाना, एडिंग अल्फा। मार्क्स कहते हैं कि अगर आप सिर्फ रिस्क कंट्रोल और गड्ढों से बचते हैं तो आप बाजार के एवरेज रिटर्न तक पहुंचेंगे। लेकिन एक प्रोफेशनल और साधारण इन्वेस्टर के बीच का असली अंतर है एडिंग वैल्यू, जिसे फाइनेंस की भाषा में अल्फा कहते हैं। बीटा वह है जो बाजार की सामान्य चाल में मिलता है। अगर बाजार 10% बढ़ा
और आपका पोर्टफोलियो भी 10% बढ़ा, तो इसमें आपका कोई हुनर नहीं, बस बाजार की लहर पर बैठे रहे। अल्फा वह अतिरिक्त रिटर्न है जो आपके हुनर से आता है। अगर बाजार 10% बढ़ा लेकिन आपने 15% कमाया, तो वह 5% आपका अल्फा है। मार्क्स कहते हैं कि असली वैल्यू तब जुड़ती है जब आप बाजार के अच्छे समय में उसका साथ दें, लेकिन बाजार के बुरे समय में खुद को बचा लें। एक वैल्यू एडिंग इन्वेस्टर का प्रदर्शन एसिमेट्रिक होता है। अच्छे बाजार में पोर्टफोलियो बाजार जितना या थोड़ा ज्यादा बढ़ना चाहिए, और बुरे बाजार में बाजार के मुकाबले बहुत कम गिरना चाहिए। मार्क्स एक कड़वा सच बताते हैं, अगर आपने बुल मार्केट में पैसा बनाया तो वह हुनर नहीं, किस्मत है। हुनर की पहचान तब होती है जब बाजार सुस्त हो या गिर रहा हो, और आप उस वक्त भी अपनी कैपिटल बचा पाए। वैल्यू जोड़ने के लिए आपको वो देखना होगा जो बाजार नहीं देख पा रहा, और आपको सिर्फ सही होने की जरूरत नहीं, आपको बाजार की आम राय से अलग और सही होने की जरूरत है। यही वह कॉम्बिनेशन है जो असाधारण रिटर्न्स देता है। चैप्टर 20, वाजिब उम्मीदें, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो किलर क्या है? मंदी नहीं, कोई खराब स्टॉक नहीं, बल्कि अवास्तविक उम्मीदें। जब आप बाजार से रातों रात अमीर बनने या हर साल 50% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आप खुद को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि असाधारण रिटर्न के पीछे हमेशा असाधारण रिस्क छुपा होता है। और जितना ज्यादा रिटर्न का लालच, उतना ज्यादा रिस्क, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि पूरा पैसा जाएगा। अगर आप बाजार के एवरेज रिटर्न यानी 12 से 15% से बहुत ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो आप बहुत ज्यादा लेवरेज ले रहे हैं या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पैसा शून्य होने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। मार्क्स कंपाउंडिंग को निवेश की दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। जब आपकी उम्मीदें वाजिब होती हैं, तो आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहते हैं, और 15% का रिटर्न भी 20 से 30 सालों में आपको उतना अमीर बना देता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 15% एनुअल रिटर्न मिलता है। 55 साल की उम्र तक वो 5 लाख बढ़कर लगभग 2 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब आप पेशेंस रखें, पैनिक में बेचे नहीं, और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो अपनी रफ्तार वाजिब रखता है और हर मौसम में खेल में बना रहता है, वही असली वेल्थ बनाता है। चैप्टर 21, सब कुछ एक साथ जोड़ना, योर ब्लूप्रिंट। पिछले 20 चैप्टर्स में हमने रिस्क, वैल्यू, साइकोलॉजी, साइकिल्स, लक और एक्सपेक्टेशंस को अलग अलग समझा। अब समय है इन सभी बिखरे मोतियों को एक माला में पिरोने का, क्योंकि यही है इस पूरी किताब का असली ब्लूप्रिंट। इस पूरी किताब की नींव है सेकंड लेवल थिंकिंग। आप बाजार के एवरेज रिटर्न से बेहतर तभी कमा सकते हैं जब आप वो सोचें जो बाकी लोग नहीं सोच रहे। जब भीड़ डरी हुई हो, तो खुद से पूछें कि क्या यह डर जायज है, यहां खरीदारी का मौका है। और जब भीड़ लालची हो, तो खुद से पूछें कि क्या कीमतें वैल्यू से बहुत आगे नहीं निकल चुकी है। वैल्यू को अपना नॉर्थ स्टार बनाइए, क्योंकि बिना वैल्यू को समझे इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदिए, ताकि गलतियां भी आपको बर्बाद न करें। मार्केट के साइकिल को पहचानिए और पेंडुलम की पोजीशन समझिए। जब साइकिल के चरम पर हो तो सावधान हो जाइए, और जब साइकिल के सबसे निचले स्तर पर हो तो साहसी बन जाइए। इमोशंस को कंट्रोल करिए। ग्रीड, फियर और एनवी, यही 3 चीजें आम इन्वेस्टर को बर्बाद करती है, और इन्हीं से बचना ही असली स्किल है। डिफेंसिव माइंडसेट रखिए। मारने की होड़ में आउट मत होइए। बड़ी गलतियों से बचकर आप अपने आप एवरेज से ऊपर ले जाते हैं। और याद रखिए, आपको जीनियस नहीं बनना है, बस मूर्ख बनने से बचना है। भविष्यवाणी मत करिए, प्रिपरेशन करिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, कैश हाथ में रखिए, और पेशेंट रहिए, क्योंकि बाजार हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। किस्मत की भूमिका स्वीकार करना आपको विनम्र रखता है। उम्मीदें वाजिब रखिए, ताकि आप लंबे समय तक खेल में बने रहें और कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठा सके। हार्वर्ड मार्क्स की यह किताब सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, यह कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में है, क्योंकि एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल डिसिप्लिन और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की ज़रूरत है।
दोस्तों, ये थी हावर्ड मार्क्स की किताब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की कंप्लीट समरी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बेस्ट ऑडियो बुक समरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल इन्वेस्टिंग बुक समरी को सब्सक्राइब करें। और यहाँ आपको इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी पावरफुल बुक समरीज रेगुलर मिलेंगी।